नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर सीरीज में आज जो है वह 9/12/2012 के दूसरे पाली के भूगोल यानी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें 2010 के दोनों शिफ्ट के प्रश्न हम करा देंगे। इसके बाद भूगोल समाप्त हो जाएगा। 2022 से लेकर 2010 तक प्रीवियस ईयर वाला भूगोल समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, जल प्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा जलप्रपात बनता है। ऑप्शन है नदी, पवन, हिमानी, लहरें। तो आपको पता है कि जलप्रपात का जो निर्माण होता है वह नदियों के द्वारा होता है। बहुत ही इजी सवाल था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, जलप्रपात कैसे बनेगा, नदियों के द्वारा बनेगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। देखिए क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा। पर्यावरण के जैव और अजैव संघटकों के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। बहुत इजी है, आप ऑप्शन से ही समझ जाएंगे इनमें से कौन प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। अच्छा ये बताइए, हवा ये प्राकृतिक चीज है, वन ये भी प्राकृतिक चीज है, जल ये भी प्राकृतिक चीज है, लेकिन बांध हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, तो बांध जो है वह प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 5 जुलाई, 5 जून और 5 अगस्त। तो आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कितने जून को, 5 जून को, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला, जैविक संघटक का उदाहरण है। जैविक संघटक का उदाहरण देखिए, ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पानी, वन और सौर ऊर्जा। तो जैविक संगठक का उदाहरण, जैविक संगठक में आता है वन आता है, वन जीव आता है, सूक्ष्म जीव आता है, ठीक ना। और ये प्राकृतिक गैस है, पानी, सौर ऊर्जा, ये अजैविक में आता है। तो यहाँ जैविक पूछ रहा है, तो जैविक में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन, ठीक ना। वन या वन्य जीव रहता तो वो भी हो सकता था, या सूक्ष्म जीव रहता तो वो भी हो सकता था। तो इसका भी सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी इसका भी सही जवाब होगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के पश्चिमी तट, देखिए समझिएगा, भारत का ये दक्षिणी वाला हिस्सा मैं बना रहा हूं, ठीक ना। पश्चिमी तट में यहां से आता है गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र गोवा आ जाएगा, इसी में कर्नाटक आ जाएगा और केरल आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। पश्चिमी तट का पूछ रहा है, तो पश्चिमी तट का सबसे ज्यादा जो समुद्र तट है, इधर भी समुद्र है भरा हुआ। गुजरात में आप देखेंगे तो गुजरात का जब नक्शा बनाते हैं तो ऐसे ऐसे करके है ना, तो ये सारा समुद्र में ही है। तो गुजरात का जो तट रेखा है वह 1200 किलोमीटर है। कितना है, 1200 किलोमीटर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह गुजरात हो जाएगा। अब पश्चिमी तट लगा दिया है खाली आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए, पश्चिमी तट खाली कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया है। अगर बात करें हम भारत के समुद्र तट की, तो सबसे ज्यादा राज्यों में गुजरात ही है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। चलें आगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है, मतलब फिर से इसका पुनर्नवीकरण नहीं हो सकता है। इसमें कौन है, सौर ऊर्जा। भाई एक बार सौर ऊर्जा आया तो फिर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत दिन तक चलने वाला है, खत्म नहीं होगा, ठीक। उसके बाद है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी भी बहुत दिन तक चलेगा, खत्म नहीं होगा। फिर वन भी कटेगा लगेगा, लेकिन लॉ अयस्क एक बार अगर यूज कर लिए तो वो सीमित समय के लिए है, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह लॉ अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, जैसे ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी, तो ये मुख को क्या कहते हैं। मुख को देखिए, ऑप्शन है आपके सामने, केंद्र, शंकु, ज्वालामुखी, पर्वत, क्रेटर। तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको लावा कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी ये ना पूछ दे, है ना।
चलिए आगे। वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन है बच्चों अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, भ्रंश रेखा, वलन अक्ष। तो आपको पता है कि जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, जैसे ये पृथ्वी है ना, और यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और जहां इसकी तरंगें पहले पहुंचती है वह अधिकेंद्र कहलाता है। तो यहां भूकंप उत्पन्न वाला पॉइंट पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा कि कहां पहले पहुंच रहा है, तो पहले तो उत्पन्न वाला पूछ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी भूकंप केंद्र इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? ध्यान समझिएगा, जैसे ये हिमालय पर्वत है या कहीं से भी कोई नदी चल रही है, यहाँ से नदी चल रही है ऐसे करके, यहाँ से आई है ना, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल गई ऐसे, ये अपने साथ निक्षेपित गाद को लेकर के आ रही है, गाद को लेकर के आ रही है, और यहाँ पर ऐसे 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 फैला रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक ना। तो ये क्या निर्माण हो गया? डेल्टा का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ये डेल्टा का निर्माण हो गया है ना। तो यही पूछ रहा है कि निक्षेपित होकर के क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेल्टा ऑप्शन नंबर सी में है। लोएस बनता है हवा के द्वारा, लोएस जो है वह हवा के द्वारा बनता है, हवा से बनता है लोएस, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना ही है, तो इससे ज़्यादा क्या ही बताएं। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। अध्ययन को सिस्मोलॉजी, और भूकंप दर्शाने वाला जो ग्राफ होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और भूकंप का मापन तो रिएक्टर स्केल होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तीनों चीज सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, रिएक्टर स्केल, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा तीनों। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में हैं, सीधा सा मतलब है कि पेरियार अभयारण्य में कौन से जानवर रहते हैं, तो आपको पता है कि हाथी वहां देखने को मिलता है। पेरियार है कहाँ में दोस्तों? केरल में। केरल की एक घटना आपको याद होगी, हाथी को बम खिला दिए थे लोग और बम से उड़ा दिए थे। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि केरल में ये हाथी वाला घटना हुआ था। केरल में पेरियार है और पेरियार में जो जानवर है वह हाथी है। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने ये रहे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। भारत का कॉटन पॉलिश जो है वह है मुंबई, जी हाँ मुंबई को कहा जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका नाम कल्पना चावला। कल्पना चावला से एक प्रश्न पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जब एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए आप याद रखिएगा 1, 2, 3, आपको यही याद रखना है। कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी अंतरिक्ष से लौटते समय कोलंबिया शटल से। 1 मतलब 1 तारीख, 2 मतलब दूसरा महीना यानी फरवरी, और 3 मतलब 2003 यानी कि 1 फरवरी 2003 को, 1, 2, 3 याद रखिएगा, 1 फरवरी 2003 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। ओके, चलिए आगे। और प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कमेंट करिए, जानते हैं कि नहीं। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा? कौन रखा ये बताइए, ये जानते हैं? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक ना। ये वर्ष 1969, कब? वर्ष 1969 में रखा था। विमान पूछे तो बताएंगे अपोलो 11, क्या? अपोलो 11, ठीक ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ष 1969, अपोलो 11, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नकरणीय नहीं है? घरेलू, देखिए ये तो ऑप्शन से ही छाड़ देंगे आप। प्लास्टिक की थैली, एल्युमिनियम के डिब्बे, कांच और कागज। कागज जो है यह अनिम्नकरणीय नहीं है, यह निम्नकरणीय है ना। तो यहां पूछ रहा है कि अनिम्नकरणीय नहीं है, तो अनिम्नकरणीय जो है वह कागज है, क्योंकि कागज निम्नकरणीय है, अनिम्नकरणीय नहीं है। और यही तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वह अनिम्नकरणीय नहीं है, यानी कि निम्नकरणीय पूछ रहा है। तो कागज यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट।